हेलो गाइस, दिस इज़ अर्चना शर्मा। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। हमने अभी पेडागोजी स्टार्ट किया है। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं बचे हुए, उनकी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो वाले में आपको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, मीनिंग नेचर की बात की है, डेफिनेशन की बात की है। मीनिंग क्या है फिजिकल साइंस का या साइंस का, मीनिंग क्या है। ठीक है। इसके बाद हमने डेफिनेशन की बात की, डेफिनेशन क्या है और उसका डेरिवेशन मीनिंग समझने की कोशिश की थी। और नेचर ऑफ साइंस क्या है, यानी कि विज्ञान की प्रकृति क्या थी। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ों पे ही बात की है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं हम, कोर्स 7। ठीक है, कोर्स 7A, B.Ed फर्स्ट ईयर। नाउ चलिए आज का जो टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ साइंस है, यानी कि विज्ञान की शाखाएं, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या है और ब्रांचेस में डिवीजन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अगर साइंस का डिवीजन हम करने जाते हैं, ठीक है, तो साइंस के डिवीजन में हमने सबसे पहले डिवीजन किया तो नेचुरल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान ही हम पढ़ते हैं, हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। और उसी नेचुरल साइंस का कैटेगराइजेशन किया गया हुआ। तो देखो, पहला कैटेगरी क्या है हमारे, नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि क्या, जो प्रकृति ने दे रखा है, जिनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। साइंस, ये सारी चीज़ें आपकी साइंस में आएंगी, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। तो पढ़ते हैं यहाँ पे। नेचुरल साइंस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है नेचुरल साइंस। यानी कि फिजिकल साइंस का मतलब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान है ना, जहाँ पे हम नॉन लिविंग स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग इन द सेंस की निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं यहाँ पे। और जो हमारा नेचुरल साइंस यानी कि जीव विज्ञान है, जिसको हम लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं नेचुरल साइंस को। ठीक है, लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं नेचुरल साइंस को। ठीक है, या नेचुरल साइंस भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इस यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। वहाँ पे नॉन लिविंग स्टडी है फिजिकल साइंस में, और या नेचुरल साइंस में जाहिर सी बात है नेचर है तो लिविंग होगा ही। तो यहाँ पे लिविंग स्टडी करते हैं। तो दो पार्ट्स तो ये हो गए आपके। नेचुरल साइंस को हमने फिजिकल साइंस में डिवाइड किया, फिर नेचुरल साइंस में डिवाइड किया। ठीक, और यहाँ पे फिजिकल साइंस में हमने नॉन लिविंग स्टडी की और यहाँ पे हमने लिविंग स्टडी की। चलिए अभी इसी पहले फिजिकल का डिवीजन देख लेते हैं। फिजिकल साइंस को भी कैटेगराइज किया गया कि फिजिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो फिजिकल साइंस में देखिए, पहला फिजिक्स आया यानी कि भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान आया, तीसरा हमारा जियोलॉजी साइंस या वो गर्भिक विज्ञान बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा आया एस्ट्रोनोलॉजी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खगोलिकी, एस्ट्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं हम खगोलिकी विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान भी बोला जाता है, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और लास्ट वाला मैथमेटिक्स। तो फिजिकल साइंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिजिक्स के अंदर मैथ्स भी आ गई। तो ये कितने 1 2 3 4 5 डिवीज़न है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, फिजिकल साइंस में पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जियोलॉजी, चौथा एस्ट्रोनोलॉजी और पांचवा है मैथमेटिक्स। तो ये तो पहला डिवीज़न था जो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आया। अभी हम देखते हैं नेचुरल साइंस या जीव विज्ञान, है ना, सजीवों का विज्ञान भी बोलते हैं इसको। तो इसमें 3 कैटेगराइजेशन है। पहला है मेडिकल साइंस या आयुर्वेदिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, दूसरा है बॉटनी यानी कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज अ बॉटनी, है ना, जहाँ पे हम प्लांट की स्टडी करेंगे यहाँ पे बॉटनी आ जाएगा। और जोलॉजी, जहाँ पे हम एनिमल की स्टडी करेंगे वहाँ पे जोलॉजी विज्ञान आ जाएगा। और यहाँ पे आयुर्विज्ञान आएगा, जहाँ पे हम किसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। डिवीज़न मोटा मोटा कुछ नहीं है। साइंस को नेचुरल साइंस को हमने डिवाइड किया तो फिजिकल में, फिर नेचुरल में। यहाँ पे मैंने बात की ब्रांचेस ऑफ साइंस की। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ साइंस में फिजिकल में 6 डिवीज़न थे, 5 डिवीज़न वो देख लिया आपने। इसके बाद हमारा नेचुरल साइंस में 3 डिवीज़न है, मेडिकल साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये मोटा मोटा डिवीज़न था ब्रांचेस ऑफ साइंस में। इतनी चीज़ें बता दी एज फॉर योर नॉलेज। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसमें हमारा होगा स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप पे एक क्वेश्चन आता है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको। चलिए, स्कोप ऑफ साइंस या विज्ञान का जो भी क्षेत्र है या एरिया बोलना चाहें तो आप एरिया बोल सकती हैं, कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इम्पोर्टेंस भी हो गया ये, कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में विज्ञान की, या क्षेत्र क्या है उसका, उसके। तो यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ साइंस या विज्ञान का जो क्षेत्र क्या है, विज्ञान का एरिया क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बोला जा सकता है। तो स्कोप आए तो भी आप यही लिख सकती हैं, इंपॉर्टेंस आए तो भी लिख सकती हैं, और यूटिलिटी ऑफ साइंस आए तो भी आप लिख सकती हैं कि
मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे कि दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्व क्या है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तीनों में से कुछ भी आए तो आपका आंसर यही होगा, स्कोप, यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस। तो चलिए सबसे पहला स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने दे रखा है यहाँ पे फ्लो चार्ट जो बना रखा है, कितने तरीके के होते हैं आप ये देख लीजिए। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है मेडिकल, ठीक है, एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में आप बोल सकते हैं, मेडिकल या इन मेडिकल एंड हेल्थ के बारे में आप बोल सकते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तीसरा है इंडस्ट्री या औद्योगिक क्षेत्र में, चौथा है हमारा कम्युनिकेशन या संचार, यहाँ पे मास मीडिया की बात की जाएगी। इसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट या यातायात जो भी यूज़ होता है। इसके बाद है इन रिक्रिएशन, रिक्रिएशन यहाँ पे मतलब हो गया आपका एंटरटेनिंग एरिया जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं रिक्रिएशन में। इसके बाद है आपका इन प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोल से बने उत्पाद हैं उसके बारे में क्या एरिया है। फिर इसके बाद फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि खाद्य की, वार यानी युद्ध, स्पेस यानी अंतरिक्ष। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, वन बाय वन थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर में देखिए कैसे हेल्पफुल है, आपको पता है कि भारत जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है और यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी क्या फर्टाइल है, यहाँ पे अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत का जो बेस है वो कृषि पे ही बेस्ड है, ठीक है। जैसे तो कृषि के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाए जा सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, अमोनिया, यूरिया, पोटास, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो साइंस का क्या हुआ, यहाँ पे भी स्कोप हुआ ना, साइंस के माध्यम से ही जितने भी फर्टिलाइजर हमने यूज़ किए हैं, जो ये फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, आपका फर्टिलाइजर्स जो भी ये फर्टिलाइजर्स आपका यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, जिसका मैंने नाम लिया, यूरिया इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, पोटाश यानी फिटकरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, फिर इसके बाद नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये सब कहाँ एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हमारी क्या कृषि कहीं ना कहीं अच्छी हो गई है, ठीक। तो ये सब क्या है, केमिकल्स हैं और कहीं ना कहीं ये साइंस के पार्ट से ही मिले हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस ये हुआ एग्रीकल्चर में कि ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाई हैं जब हमने अपना क्या कर रखा है, साइंस के स्कोप को प्रॉपर यूटिलाइज कर रखा है और साइंस के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश की है। तो ये एग्रीकल्चर में हुआ और एग्रीकल्चर इसी वजह से बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा इन मेडिकल एंड हेल्थ। मेडिकल एंड हेल्थ में कैसे है, देखिए बहुत सारे मेडिकल हेल्थ में जो भी इक्विपमेंट या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप जो मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें जो भी मेडिसिन हमारी है तो किस तरीके से बन रही है, तो उसके लिए भी हमने इक्विपमेंट या टूल यूज़ किया। फिर इसके बाद डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम टूल्स के माध्यम से ही करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो उसके लिए भी मशीन है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ों के लिए अलग अलग मशीन है, हर बीमारी के लिए, हर डिजीज़ के लिए अलग अलग मशीन है। तो ये सारी जो हेल्थ वाली चीज़ें हैं, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य वाली चीज़ें हैं, वो कहाँ से पॉसिबल हुई हैं, विज्ञान के आविष्कार से ही पॉसिबल हुई हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी जो भी है उससे ट्रीटमेंट कर तो रहे हैं, ठीक है, उससे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक तरीके का ये पार्ट है एलोपैथी, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेदिक जहाँ पे हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं और होम्योपैथिक जहाँ पे हम होम्योपैथिक की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन ऐसे हैं जिनकी वजह से हम अपनी सर्जरी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। सर्जरी की जगह मतलब हम मेडिसिन यूज़ करना प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस है। और जितने भी ये सर्जरीज वगैरह होते हैं, ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो इनके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है या बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक तरीके से बोल सकते हैं साइंस किसके फील्ड में, मेडिकल और हेल्थ के फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन द सेंस कि यहाँ पे औद्योगिक, यानी कि आपको पता है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं होंगी तो हम रिसर्च कहाँ करेंगे, इंडस्ट्री पर्टिकुलर रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं हम, है ना, इंडस्ट्रीज़ रिसर्च पर्पस से यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें बहुत सारा, देखिए अगर इंडस्ट्री नहीं होंगी तो रिसर्च कहाँ होंगी, और रिसर्च नहीं होंगी तो हमारी मेडिसिन कैसे बनेंगी। इंडस्ट्री में सोप वगैरह बनता है ना, सोप हो गया आपका, वॉशिंग पाउडर हो गया, सोप, वॉशिंग पाउडर, ठीक, क्लोथ्स वगैरह हो गए, डाइज वगैरह हो गए, कलरिंग वगैरह जो वाली चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री से ही मिली हैं। तो इसका बहुत बड़ा फैक्ट है, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, क्लोथ्स, डाइज, पेट्रोलियम, फॉस्फेटिक चीज़ें, प्लास्टिक चीज़ें, सीमेंट, कांच, ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री से मिल रही हैं। और ये भी किसके माध्यम से मिल रही है, क्योंकि साइंस यहाँ पर रिसर्च और डिस्कवरी होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के माध्यम से आप एक जगह से बैठ के वर्ल्ड की पूरी न्यूज़ जान सकती हैं। तो मोबाइल हो गया, सैटेलाइट हो गया आपका, ठीक, सैटेलाइट, रॉकेट
सैटेलाइट, रॉकेट, फिर इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है, और इनके माध्यम से भी हम क्या है, एक जगह बैठे हैं और एक जगह से बैठकर बहुत सारी सूचनाएं कम समय में ले रहे हैं और इनका उपयोग कर रहे हैं। हर घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो वो किसकी देन है, कहीं ना कहीं साइंस की ही देन है। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, एसी हो, वट एवर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज दैट आर यूज इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, इनके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। तो एक ये भी बहुत बड़ा स्कोप है। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस की यातायात। तो आपको पता है विज्ञान ने इतनी डिस्कवरी कर ली है कि हम कम टाइम में बहुत सारी डिस्टेंस को क्रॉस करके वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। तो प्लेन के माध्यम से जा सकते हैं हमें ना, फिर एरोप्लेन हो गया। इसके बाद बहुत सारी ऐसी कारें बन गई हैं जिसमें क्या है, आपका कम टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होती है उसको हम कवर कर लेते हैं। तो एयरपोर्ट में भी यूज़ हो गया आपका, देखिए एयरपोर्ट, एरोप्लेन, ट्रेन। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही माध्यम है जिनको हम वो डिवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ही लेस टाइम में हमको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ट्रांसपोर्ट में भी इसका हेल्प है और इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम। तो जितना यूटिलिटी हमने किया है कि कम से कम टाइम में हम बहुत सारे डिस्टेंस को तय करके टाइमली पहुँच जाते हैं कहीं पर, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिक्रिएशन या इंटरनेट। रिक्रिएशन या इंटरनेट में देखिए हमारा टीवी हो गया, मतलब टीवी से हम इंटरनेट, टीवी हो गया हमारा, रेडियो हो गया हमारा, ठीक, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेप रिकॉर्डर, टीवी। इसके बाद आपकी जो सीडी वगैरह आती हैं, ठीक है, वीसीडीज़ वगैरह जो आती हैं जहाँ पे आप मूवी वगैरह देखते हैं, ठीक है, सीडी प्लेयर हो गया आपका, सीडी प्लेयर हो गया आपका। इसके बाद कंप्यूटर से बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मल्टीमीडिया, आज की डेट में तो हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं ना, एक साधन नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम इसको मल्टीमीडिया बोल रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलप है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस है, तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इन सब के माध्यम से ही बहुत सारे मेरेकल्स होते रहे हैं हमारी लाइफ में, और इन सब के बिना तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें, जहाँ से हमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें न्यूज़, इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलता है यहाँ पे, बल्कि न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं, इनके माध्यम से मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा इन प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। इन प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम में मतलब कि जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं या जो भी पेट्रोलियम आप चीज़ें हैं बन रही हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प है। जैसे मान लीजिए जो कुआं वगैरह होता है, तो वहाँ से जो रॉ पेट्रोल आता है, तो उसके इंपोर्ट के लिए भी हमने क्या किया है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया है, केमिस्ट्री का यूज़ होता है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे रबड़ की बात करते हैं, तो रबड़ भी क्या है, साइंटिफिक मटेरियल है। कोल हो गया, सिंथेटिक ऊन हो गया। इसके बाद सिंथेटिक चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह, डीडीटी वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, ग्लिसरॉल हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो गैस एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इसी के एग्जाम्पल हैं। एलपीजी हो गया, इसके बाद हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, फिर सिंथेटिक चीज़ें, रबड़ वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जो यूज़ हो रहा है, पेट्रोल, रॉ पेट्रोल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको याद रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से निकल रहे हैं। वैक्स वगैरह की भी हम बात कर सकते हैं, कोल वगैरह की भी बात कर सकते हैं, और जो हम खाना बनाते हैं ईंधन पे, गैस पे, तो ये भी सब कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल है। ऑयल हो गया, सोप हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन सब का भी क्या है, स्कोप है। चलिए नेक्स्ट पेट्रोलियम हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट बने हैं पेट्रोलियम की, इनमें बहुत सारी चीज़ें होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा इन फूड प्रोडक्ट्स या खाद्य सामग्री, या इसके बारे में बोल सकते हो। तो आपको पता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये तभी हो सका है जब से मान लीजिए हम बटर हो गया हमारा, घी हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, बेबी फूड वगैरह हो गया। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बटर, रिफाइंड ऑयल, बेबी ऑयल, मतलब जितने सारे जॉनसन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो सब कहीं ना कहीं क्या है, फूड प्रोडक्ट ही है, इसका एग्जाम्पल है। और जो मतलब रिफाइंड घी, बटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी है इसमें ही। और इन्हीं एक्टिविटी के द्वारा, जैसे बटर, दही कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शंस कैसे यूज़ होती हैं, केमिकली हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन वॉर का है मतलब यहाँ पर युद्ध। तो युद्ध में जैसे जो जहरीली गैसें यूज़ की जाती है, विस्फोटक वगैरह यूज़ किया जाता है, TNT,
ट्राई नाइट्रोटोलुइन। TNT बहुत ही एक्सप्लोसिव है ये एक तरीके का देखा जाए तो ये, ठीक है। TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक तरीके का विस्फोटक है जिससे बहुत सारी पॉइजनस गैसें निकलती हैं, फॉजिन वगैरह हो गई, तो ये सब यूज़ की जाती हैं। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजन वगैरह होता है, तो ये बहुत सारा केमिकल कंपाउंड है जो यूज़ होता है, जो हमें साइंस से मिलता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने डिस्कस कर दिए। नहीं, एक लास्ट बचा हुआ है स्पेस। स्पेस में क्या योगदान है, आपको पता है कि आज की डेट में मनुष्य ने चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों पे एक्सकर्शन करना शुरू कर दिया है, विजिट करना शुरू कर दिया है। मंगल ग्रह की भी बात की जाए तो जो ये सक्सेस मिली है, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी साइंस है। और हम ये नहीं सोच सकते थे कभी कि हम इनकी बिना, साइंस की बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जितने भी ये फिजिक्स जो हैं फिजिशियन हैं, या जितने भी ये बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी ये केमिकलिस्ट हैं, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं साइंस के माध्यम से ही इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के माध्यम से, ठीक है। और स्पेस पे भी हम तभी जा पाए हैं जब हमारा ग्लोबल इंटरनेट या कंप्यूटर की नॉलेज है, हमें प्रॉपर तौर पे हमारी ग्लोबल विलेज जो बहुत ज़्यादा है उसको हम नॉलेज में कंसीडर करना चाहते हैं, ठीक है। और विज्ञान के माध्यम से ही हमने यूटिलिटी को, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जितना भी विज्ञान का इम्पोर्टेंस है या उसका स्कोप है या यूटिलिटी है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम नहीं कर सकते हैं। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं विज्ञान इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी है, नई नई डिस्कवरीज के लिए ज़रूरी है। और कंप्यूटर तो आपको पता है कि नॉलेज, कंप्यूटर और इंटरनेट, इसके अगर ये चीज़ें ना हो तो हम आज की डेट में नॉलेज गेन नहीं कर सकते। गूगल सबसे बड़ा प्ले स्टोर है नॉलेज का, जहाँ पे आप हर तरह की डिस्कवरीज कर सकती हैं। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, एनीथिंग एल्स, आप गूगल पे डालिए, आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी, और एक नहीं बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो नॉलेज का भंडार है गूगल या कंप्यूटर या लैपटॉप, जिससे भी ढूंढना चाहें। तो ये हमारी सोच है, और इस सोच को हम ब्रॉड लेवल तक ले सकते हैं और नई नई डिस्कवरीज करके साइंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो चाहे वो हम छोटे हों चाहे बड़े हों, नॉलेज हमें साइंस के माध्यम से मिल रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है और इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो ये तो था हमारा स्कोप ऑफ साइंस या इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, ठीक। और हम देखिए पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि जो साइंस का रिलेशनशिप है वो ह्यूमन के साथ बहुत ही अच्छा है, मच रिलेटेड है, ठीक। और दूसरी चीज़, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कराएं। इसके बाद जो साइंस होता है वो बच्चों को पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए भी कोशिश करता है, लॉजिक वाली चीज़ों को भी देने के लिए कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी नॉलेज को या ट्रुथ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए, टेस्ट के बाद वेरिफिकेशन। तो हम कहीं ना कहीं साइंस की जो यूटिलिटी है या स्कोप है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं साइंस का जो यूज़ है हम कैरेक्टर फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, मॉरलिटी में भी हेल्प करता है, लॉजिकली चीज़ों को डेवलप कराने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है यूनिवर्सली तौर पे देखा जाए तो। और हाँ, कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी, कि मतलब असिस्टेंट सब्जेक्ट एज अ, ठीक। इसके बाद जो पर्टिकुलर नॉलेज देता है वो साइंटिफिक सिस्टमेटिक वे में होता है, सीक्वेंस में होता है, ऑर्गेनाइज होता है। फिर जो विज्ञान बात करता है, आपको पता है कि मेजरमेंट में वो बात करता है ना, मेजरमेंट यानी कि मापन, मेजरमेंट में बात करता है। इसके बाद उसको रिजल्ट भी चाहिए, बिना रिजल्ट के साइंस आगे के तथ्यों की बात नहीं करता है। ट्रूथ, फैक्ट्स, इन सब की बात करता है साइंस, ठीक है। तो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंस था। आपको आई थिंक स्कोप और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यूटिलिटी। तो आपको अगर लिखने को आए कि स्कोप क्या है साइंस का या फिजिकल साइंस का, आप ये आराम से लिख सकती हैं। यूटिलिटी क्या है, यानी कि उपयोगिता क्या है आपकी दैनिक जीवन में, और इम्पोर्टेंस क्या है, आप आराम से लिख सकती हैं। और पूरा ये ओवरऑल लिख देंगी। मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बढ़िया से एक एक पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, चाहे वो लॉन्ग में आए चाहे वो शॉर्ट्स में आए। तो दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ साइंस या यूटिलिटी ऑफ साइंस। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो आपको तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लोगों तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा।